अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है, क्वांटाइज्ड होता है, मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बॉडीज में किस तरह से होता है, उसके बेसिस पे हम मैटर को दो ब्रॉड कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि कंडक्टर और दूसरा हो गया इंसुलेटर। तो जैसे कंडक्टर लेते हैं, है ना, कंडक्टर का यदि एटम बनाए तो जैसे इस टाइप से कुछ बनेगा। अच्छा, एटम जितने हैं ये तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि किसी मेटल का यदि मैं एटम बनाता हूँ तो उसके सारे प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में आ गए और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर के ऑर्बिट्स में होंगे, है ना। ये बिल्कुल ब्रॉड ऑर्बिट बना रहा हूँ मैं, है ना। तो पहला ऑर्बिट है, अच्छा उसके बाद भी ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, बाहर के ऑर्बिट तो सर्कुलर नहीं होते हैं, बट केवल अपने पर्पस के लिए, है ना, अपन जैसे बना रहे हैं बाहर के ऑर्बिट्स भी। तो ये मैं सर्कुलर बना रहा हूँ, इसका तो शेप भी सर्कुलर एक्चुअल में नहीं होता है। तो एनीवे, सपोज ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मेटल के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनको हम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के साथ में, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके साथ में बहुत लूजली बाउंड होते हैं। तो लूजली बाउंड का मतलब ये हुआ कि ये इस एटम को छोड़ करके और, है ना, रेस्ट ऑफ द मेटल बॉडी में मूव कर सकते हैं, है ना, और मूव करते भी हैं, है ना। इसी के ऑर्बिट में नहीं रहेंगे, है ना, वो किसी पास वाले मेटल के ऑर्बिट में चले जाएंगे, थोड़ी देर तक पास वाले मेटल के ऑर्बिट में टाइम स्पेंड किया और उसके बाद में फिर किसी तीसरे मेटल के ऑर्बिट में चले गए, है ना। इस टाइप से मूव करते रहते हैं। आप यहाँ पे देखें यदि, तो ये ऊपर वाला जो है वो मेटल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस मेटल में एक एटम पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया है और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज के रूप में शो किया है, एक एटम पे एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि कई एटम्स में तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बाहर, और कई एटम्स ऐसे हैं जहां पे एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इस वाले एटम में तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पर इस वाले एटम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है, और इस वाले में एक भी नहीं है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल बॉडी में फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के साथ में रहते नहीं हैं, है ना, फ्रीली मूव कर सकते हैं एटम में। तो इस तरह के जो मटेरियल होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, इंसुलेटर क्या हुआ? इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस हुए जहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के साथ में वो उसी एटम के साथ में रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें जितने एटम हैं उनके साथ में, मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज जो है वो एक, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में उसने डिपिक्ट कर रखा है। तो बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम के, हर एक एटम के, वो उस एटम के साथ में है, ठीक है। हर एक एटम के साथ में एक मैं सर्कल बना सकता हूँ जिससे, है ना, क्लियर है कि हर एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ में ही है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अब ये तो हमको मालूम ही है कि हर एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस में भी चाहे वो मेटल ही क्यों ना हो, उसके इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाएं, पर पूरी बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होगा मेटल, और इंसुलेटर में तो सेम चीज है ही। तो यदि किसी बॉडी को हमको चार्ज करना है तो किस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं? तो जैसे 3 तरीके हैं, है ना, तीनों तरीके देखते हैं एक एक करके। तो जैसे यदि इंसुलेटर को चार्ज करना है हमारे को, तो इंसुलेटर को चार्ज क्या जैसे रब करके हम कर सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि यदि आप, है ना, कंघी को बाल के ऊपर आप रब कीजिएगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि
उस पर कुछ चार्ज आ जाता है और फिर उस कंघी से जो है वो आप या तो जैसे ना कागज के छोटे छोटे पीसेस वो उठा सकते हैं, या जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कंघी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, उसको यदि नल का पानी जैसे गिर रहा हो और उसके पास आप लेकर के जाएंगे तो नल का पानी इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि भाई नल का पानी तो आप कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है। जो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या, एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन में नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को, हालांकि रहती है तो है ना कोवेलेंट बॉन्ड, बट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के पास में ज़्यादा रहते हैं, हाइड्रोजन के पास में कम रहते हैं। तो हाइड्रोजन नेट पॉजिटिव रहता है। तो ये इस तरह से जो ये जो नेट पॉजिटिव वाला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन का, उसके कारण जो है वो पानी और इस कंघी जिस पे नेट नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन हो जाता है। और कंघी पे नेट नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या निकला कि बालों से जब आपने कंघी की तो उसके ऊपर बालों से एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स जंप करके और कंघी पे चले गए। ठीक है, ये आपने ना ये बाल पे आपने कंघी जब किया तो बाल से एक्चुअल इलेक्ट्रॉन जंप करके और कंघी पे चले गए और कंघी का नेट चार्ज जो है नेगेटिव हो गया। इसी तरह की चीज आपने देखी होगी, आपने सर्दी में यदि आप जैसे आपने स्वेटर वगैरह पहना हुआ है और है ना, यदि जब आप स्वेटर उतारते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब आपकी बॉडी जो है वो नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहती है। स्पेशली यदि जूते आपने पहन रखे हैं तो है ना, अर्थिंग के कारण जो है वो चार्ज आपकी बॉडी से निकल नहीं सकता है। तो स्वेटर वगैरह उतारने के तुरंत बाद यदि आप किसी मेटल बॉडी को टच करेंगे तो उसमें आपको अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, आप यदि मेटल बॉडी को टच करें तो एक मतलब बिल्कुल परसेप्टिबल इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगता है। आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा। तो है ना, वो वही चीज है कि रबिंग से इंसुलेटर पे जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा और कौन सा तरीका हुआ है? तो एक हुआ है जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें कंडक्टर्स को, मतलब ये रेड और जो वायलेट बॉडी है ये दोनों तो कंडक्टर्स हैं, ये दोनों कंडक्टर्स हैं। और ये जो है ये दोनों बॉडीज जो हैं, ये हमने जिससे दोनों को ये लगा रखा है ना, ये इंसुलेटर है। ठीक है, ताकि यदि इस पे कोई भी चार्ज आए तो वो एस्केप नहीं करे, है ना, मूव नहीं कर पाए, तो इसीलिए इंसुलेटर लगा रखा है। तो यदि इस रेड वाली बॉडी पे हम पॉजिटिव चार्ज हम दे देते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों बॉडीज को हम टच करा देते हैं। ठीक है, तो यदि पहले वाली बॉडी को मूव करा करके हमने दूसरे बॉडी से टच करा दिया, तो इसको जैसे टच करा देते हैं, तो ये हमने जैसे इसको टच करा दिया, सपोज इस पे 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। अच्छा एक चीज और कि किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब निकला कि उतने इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। ठीक है, उस तरह से पॉजिटिव चार्ज को हम विजुलाइज करते हैं कि उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से चले गए तो ऑब्वियसली बाकी की बॉडी जो बच गई वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, तो यदि 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो इसमें से है ना कुछ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले में कंडक्ट होकर चला जाएगा, दूसरी बॉडी में। कितना जाएगा वो तो डिपेंड करता है दूसरी बॉडी के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो अपन बाद में देखेंगे किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब दो कंडक्टर्स ज्वाइन करते हैं। बट इस तरह से चार्ज जो है वो कंडक्ट होकर के दूसरी बॉडी में चला जाएगा और उसके बाद में यदि हम इन दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दें तो दोनों बॉडीज जो है वो चार्ज रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने कंडक्टर को कंडक्टर से चार्ज कराया, कंडक्टर को कंडक्टर से चार्ज कराया और चार्जिंग जो है वो कॉन्टैक्ट से है। ठीक है, दोनों को हमने टच कराया तो तब जाके चार्ज हुआ। जो इसके पहले हमने देखा था उसमें इंसुलेटर से चार्ज कराया था और उसमें भी कांटेक्ट हुआ था, फ्रिक्शन। ठीक है, उससे चार्जिंग हुई थी। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या है कि यदि आप कोई भी आप है ना कोई चार्ज बॉडी एक ले लें
सपोज जैसे आपने जो कॉम्ब को चार्ज किया था, कंघी चार्ज की थी, है ना, कोई भी चार्ज बॉडी ले लें, उसको यदि किसी मेटल बॉडी के पास में लेकर के जाते हैं, ठीक है, मैं दूसरा डायग्राम यूज करता हूँ पहले, है ना, जैसे इस वाले डायग्राम को देखें, यदि एक चार्ज बॉडी है, इसको हम किसी मेटल के पास में लेकर के जाते हैं और इस बॉडी पे नेट नेगेटिव चार्ज है ना, आपको दिख रहा है, हर पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव ज़्यादा है इसमें, ठीक है, तो नेट नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होगा कि मेटल बॉडी का वो पोर्शन जो कि चार्ज बॉडी के पास में है, तो वहाँ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं, है ना, वो बॉडी की दूसरी तरफ चले जाएंगे, जैसा शो कर रखा है, ठीक है, रिपेल हो गए, तो ये वाला जो पोर्शन है वो नेट पॉजिटिव हो गया। सेम कंडक्टर में ही, है ना, ये वाला पोर्शन नेट पॉजिटिव हो गया और ये वाला पोर्शन जो है वो नेट नेगेटिव हो गया, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, है कि नहीं, और इसमें एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है ना, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, इंडक्शन में कॉन्टैक्ट नहीं है। तो और एक्चुअली कितना चार्ज इंड्यूस होता है ये तो अपन एक्चुअली पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद आगे की वीडियोस में, बट ये इंडक्शन का मतलब है ना, ये तरीका ये है कि किसी भी बॉडी चार्ज बॉडी को लेकर के आए मेटल के पास में। अच्छा, यही चीज यदि हम इंसुलेटर के पास में लेकर के जाते हैं चार्ज बॉडी को, तो है ना, इस वाले डायग्राम में देखें, या आप इस बॉडी को इंसुलेटर के पास भी लेके गए पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इंसुलेटर को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड नहीं थे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, सारे तो नहीं, मतलब डिपेंड करता है कि कितनी चार्ज बॉडी को हम लेकर के आए, वो है ना, वो डिसाइड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन, बट इसमें इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इंडक्शन का जो फिनोमिना है वो केवल मेटल बॉडीज में ही ऑब्जर्व होता है, और वो इसलिए क्योंकि वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसमें एक्चुअल चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे फ्रिक्शन में हुआ था कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन निकल करके और उस बॉडी पे चले जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें चार्ज का बेसिकली आप कहें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, सेम मेटल में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, मेटल बॉडी अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी, है ना, कॉम वाले केस में तो कॉम एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली नॉन न्यूट्रल हो गई थी, ठीक है, इसमें मेटल बॉडी जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है।